नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दिव्या स्टोरीज पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है धोखा। मैंने उस औरत को पहली बार उस दिन देखा जब मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। शाम के करीब 5 बजे का समय था और सड़क पर काफी भीड़ थी। तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी और हर आने जाने वाले आदमी के सामने हाथ जोड़कर कुछ कह रही थी। मैं उससे करीब 200 मीटर दूर था, इसलिए ठीक से सुन नहीं पाया कि वो क्या बोल रही थी। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट और आंखों से बहते हुए आंसू साफ बता रहे थे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैंने तुरंत अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और कार को उसकी तरफ मोड़ दिया। वो सड़क से दूसरी ओर के किनारे खड़ी थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसकी हालत देखकर मैं हैरान रह गया। उसकी साड़ी पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। हाथों पर भी खून के धब्बे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं दिख रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि अगर ये खून उसका हो तो वो चल भी नहीं पाती। फिर ये खून किसका है? मैं जल्दी से कार से उतरा और उसके पास पहुंचा। वो बहुत डरी हुई थी, कांप रही थी, सांसें तेज चल रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बहन? ये सब कैसे हुआ? वो रोते हुई मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, भैया, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ भैया, प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो। मैं बहुत देर से सबको हाथ जोड़कर कह रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। भैया, मेरी एक ही गुजारिश है, बस मुझे मेरे पति को हॉस्पिटल तक ले जाना है। वो बहुत बुरी हालत में है। ये कहकर वो सच में मेरे पैरों पर गिर गई। मैंने उसे उठाया और पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं अभी? कब किस तरफ हैं? वो कुछ बोले बिना आगे चलने लगी, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था, शायद इस डर से ही कि कहीं उसके पति की हालत और न बिगड़ जाए। रास्ते में मैंने उससे कुछ और पूछना चाहा, लेकिन वो बस तेजी से चलती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उस समय मैं यही सोच रहा था कि इस औरत के साथ जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक है। लेकिन तब मुझे यह अंदाजा नहीं था कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि जब ये औरत अपने पति को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगी और मदद के लिए हॉस्पिटल के मालिक के पास जाएगी, तो जैसे ही उस मालिक का चेहरा देखेगी, वो ऐसे भागेगी जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उस समय मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। कौन है ये औरत? क्या है इसका उस हॉस्पिटल मालिक से रिश्ता? और क्या वो आदमी वाकई में उतना डरावना है जितना इस औरत के चेहरे से दिख रहा था? लेकिन फिलहाल मेरी सबसे बड़ी चिंता उस औरत और उसके घायल पति को लेकर थी, जिन्हें मैं किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था। मैंने उस औरत से पूछा, तुम कहाँ हो बहन? तुम्हारे पति इस वक्त कहाँ है? उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठी और बिना कुछ बोले आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हम करीब 100 मीटर ही चले होंगे कि मैंने देखा एक आदमी सड़क के किनारे खून में लथपथ बेहोश पड़ा हुआ है। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था और सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जल्दी से उठ से उठाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से बेहोश था और अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैं भागते हुए वापस अपनी कार की तरफ गया और वहां खड़े कुछ लोगों से मदद मांगी। बड़ी मुश्किल से दो चार लोग मेरी बात मानने को तैयार हुए और मेरे साथ उस घायल आदमी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर मैंने उन लोगों की मदद से उस आदमी को कार तक ले जाने को कहा। इसी बीच मैं खुद भी कार की तरफ दौड़ा और कार चालू कर दी। इतने में वो लोग उस आदमी को थोड़ा खींचते हुए सड़क की तरफ लाने में सफल हो गए। मैं जल्दी से कार लेकर उस जगह पहुंच गया और जैसे तैसे सबने मिलकर
उस आदमी को मेरी कार में लिटा दिया। मैंने उस औरत को इशारे से कार में बैठने को कहा और फिर बिना देरी किए सीधे हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैं कार से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, कोई है? जल्दी एक स्ट्रेचर लाओ। एक आदमी की जान खतरे में है। उसकी हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही एक वार्ड बॉय दौड़ा और स्ट्रेचर लेकर आया। फिर हम सबने मिलकर उस घायल आदमी को स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर ले गए। डॉक्टरों ने तुरंत उसे चेक करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, इसके सिर में बहुत गहरी चोट है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन में 1 लाख रुपए का खर्च आएगा और अभी इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके बचने की संभावना केवल 50% है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कभी भी मर सकता है। डॉक्टर की बात सुनते ही उसकी पत्नी वहीं जमीन पर बैठ गई और हाथ जोड़कर डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर साहब, प्लीज किसी भी तरह से इसका ऑपरेशन कर दीजिए। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ से लाऊं 1 लाख रुपए? मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बहुत दर्द में थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली और कहा, सॉरी, अगर पैसे नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनते ही उस औरत की सारी उम्मीदें टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगी, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। सच कहूं तो उस समय मेरी आंखें भी भर आई, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसकी मदद कर सकूं। मैं बस वहीं खड़ा होकर उस बेबस औरत को देखता रहा, जो अब भी डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। जैसे भगवान से भी ज्यादा उम्मीद अब उसे इन डॉक्टरों से थी। अगर बात 10, 20 या 50, 100 रुपए की होती तो मैं भी कहीं से देख समझकर मदद कर देता। लेकिन यहाँ तो 5 लाख रुपए की बात थी और इतने पैसे मैं एक साथ कहाँ से लाता? मैं खुद भी एक आम इंसान हूँ। घर चलाने के बाद कुछ खास बचत नहीं होती। जब वो औरत बहुत ज्यादा परेशान होने लगी तो वहां खड़े एक डॉक्टर को उस पर दया आ गई और उसने कहा, देखिए मैडम, एक ही रास्ता है जिससे ये काम हो सकता है। हमारे हॉस्पिटल के मालिक बहुत ही भले इंसान हैं। अगर आप उनके पास जाएं और अपनी बातें रखें तो हो सकता है कि वो आपकी मदद जरूर करें। एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आज वो खुद हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आप जल्दी से उस कमरे में जाइए जहां वो मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, मीटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। आप जल्दी जाइए और जो भी बात हो हमें तुरंत बताइए, क्योंकि आपके पति की हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही उस औरत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से उस कमरे की तरफ दौड़ गई जिसमें अस्पताल के मालिक बैठे थे। उसने बिना समय गंवाए दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चली गई। लेकिन अगले ही पल वो वापस आई और जैसे ही आई उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और वो एकदम चुप थी। दूसरी तरफ डॉक्टर को किसी का फोन आया और उन्होंने जल्दी से उस आदमी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं भी ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली कि अब शायद उसका ऑपरेशन हो जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी और की सोच में डूबी हुई है। उसके चेहरे पर डर, सदमा और अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा देख लिया हो या किसी पुरानी कहानी ने फिर से उसके जख्म ताजा कर दिए हों। खैर, ऑपरेशन पूरा हुआ और उसके पति को एक अच्छे प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर खुद भी हैरान थे कि बिना पैसे के इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे हो गया। और सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं, उन्हें एक स्पेशल रूम भी दिया गया, जबकि वो अस्पताल शहर के सबसे महंगे और प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक था। सब जानते थे कि
इस अस्पताल का मालिक बहुत दयालु और नेक दिल इंसान है। उसने पहले भी कई गरीबों लोगों की मदद की है, लेकिन इस बार न सिर्फ ऑपरेशन का पूरा खर्च माफ किया, बल्कि ये भी कह दिया कि सारी दवाइयाँ का खर्च भी वो उठाएगा। मैं जब शाम को घर पहुंचा तो मैंने आज की पूरी बात अपनी पत्नी को बताई, तो उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, हम भी कोई अमीर लोग नहीं हैं जो पैसों से मदद कर सकें। लेकिन जब तक वो आदमी ठीक नहीं हो जाता, मैं रोज उसके लिए खाना पैक कर दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे मन को भी थोड़ी राहत मिली कि चलो, इंसानियत अभी भी जिंदा है। और उसकी पत्नी के साथ साथ तुम भी उनके लिए खाना ले जाया करो। मेरी पत्नी ने मुझसे यही कहा। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसने जिद की तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी और जैसा उसने कहा मैंने किया। शाम को मैं खाने का डिब्बा लेकर अस्पताल पहुंचा और जैसे ही वहां पहुंचा, देखा कि अस्पताल के हर कोने में लोग उसी बात की चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल के मालिक ने उस आदमी की सारी दवाइयों और ऑपरेशन का खर्च माफ कर दिया। मैं भी हैरान था कि ये सब आखिर हुआ कैसे। खैर, एक दिन मैं जब खाना लेकर अस्पताल गया तो पहले कार पार्क करने की पार्किंग की तरफ गया। वहां मैंने देखा कि एक आदमी जो बहुत अच्छे कपड़े पहने था, अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। मैं जल्दी से उसकी तरफ भागा, उसके चेहरे पर पानी छींटा और उसे होश में लाने की कोशिश की। फिर मैंने अपनी कार का एसी चालू किया और उसे कार में बिठाया ताकि उसे थोड़ी राहत मिले। जब उसकी आंखें खुली और उसने जो कुछ कहा, उसे सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी अस्पताल का मालिक था। शायद गर्मी की वजह से अचानक उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मैं दौड़कर पास की एक नींबू पानी की रेडी से एक गिलास नींबू पानी ले आया और उसे पिलाया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली और वो धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसके होश में आने के बाद उसने हाथ जोड़कर मुझे धन्यवाद किया और कहा, ये अस्पताल मेरा ही है और आज तुमने मेरे लिए जो किया वो शायद कोई अपना भी न करता। अगर कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाना, मुझसे कह देना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। उसके इतना कहने पर मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, सर, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। 4-5 दिन पहले एक एक्सीडेंट केस आया था आपके अस्पताल में और उसी को मैं लेकर आया था। डॉक्टर ने बताया था कि आपने पहले भी कई लोगों का खर्च माफ किया है, लेकिन इस बार आपने न सिर्फ ऑपरेशन और दवाओं का खर्च माफ किया, बल्कि उस आदमी को एक स्पेशल प्राइवेट वार्ड भी दिया, जबकि बाकी केस में ऐसा नहीं होता। सब लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि आपसे पूछे। इतना सुनते ही वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा और फिर जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कहा, बेटा, दरअसल मेरा नाम कमल किशोर है और जिस लड़के को तुमने अस्पताल में भर्ती करवाया था वो और कहीं नहीं बल्कि मेरा अपना बेटे बहू है। मैं एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने फिर पूछा, लेकिन अंकल, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास खुद का इतना बड़ा अस्पताल है, फिर आपके बेटे बहू की हालत उस दिन इतनी खराब कैसे हो गई? वो तो सड़क पर लहूलुहान पड़े थे और आपकी बहू रोते हुए मिन्नतें कर रही थी। मैं ये सब पूछता ही रह गया और वो चुपचाप मुझे देखता रहा। क्या आप मुझे ये सब ठीक से बताएंगे? मैंने पूछा। तो कमल किशोर जी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया, असल में ये बात बहुत पुरानी है। मैं एक मिडिल क्लास परिवार से था। मेरे माता पिता बहुत अमीर नहीं थे, हम सामान्य परिवार के लोग थे। शादी के बाद मेरी पत्नी कमला हमारे घर आई और उसने घर की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल ली। फिर मेरे माता पिता के देहांत के बाद हमारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया। हमने बड़े प्यार से उसका नाम रखा रवि, क्योंकि रवि हमारे विवाह के लगभग 7 साल बाद पैदा हुआ था। इतने लंबे समय बाद
जब हमारे घर में किसी बच्चे की किलकिरी गूंजी तो हम दोनों की दुनिया जैसे बदल गई। घर में हर तरफ खुशी ही खुशी थी। मैं बहुत खुश था कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। मैंने रवि का स्वागत बहुत धूमधाम से किया। अब रवि हमारे जीवन का एकमात्र सहारा बन गया था। जो कुछ भी हमारे पास था सब रवि का ही था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, चलने लगा, छोटी छोटी शरारतें करने लगा और ये सब देखकर कमला और मैं बहुत खुश होते। रवि बचपन से ही थोड़ा नटखट था। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो हमने उसे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवा दिया। दरअसल रवि के जन्म के बाद मैंने एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोला था, जो हमने गांव छोड़कर शहर में आकर शुरू किया था, ताकि बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो सके। शहर में रहकर हमने रवि को बेहतर शिक्षा दिलवाने की ठान ली थी। रवि को बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत दिलचस्पी थी, या यूं कहें कि उसे कंप्यूटर लाइन का शौक था। पढ़ाई में भी वो बहुत तेज था। जब उसने हाई स्कूल की परीक्षा दी तो वो बहुत अच्छे अंक आए और फिर 12वीं की परीक्षा भी उसने प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद हमने उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में बीटेक की में दाखिला दिला दिया। उस कॉलेज में देश विदेश की अच्छी कंपनियां आती थी और प्लेसमेंट भी अच्छे होते थे। हमारी भी यही उम्मीद थी कि अब हमारा बेटा जल्द ही कामयाब हो जाएगा। हम दोनों भगवान से रोज यही प्रार्थना करते थे कि किसी तरह रवि को कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, और ये दुआ कबूल भी हो गई। बीटेक करने के बाद जब बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो रवि का सिलेक्शन बेंगलुरु की एक बेहतरीन कंपनी में हो गया और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि हमने उसकी पढ़ाई में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। ज्यादा बचत नहीं कर पाए थे। कहते हैं जब मुश्किलें आती हैं तो एक के बाद एक आती हैं और इंसान को संभलने का मौका तक नहीं देती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रवि अब बेंगलुरु चला गया था और कमला और मैं घर में अकेले रह गए थे। लेकिन एक सुकून था कि हमारा बेटा सफल हो गया है। रवि को घर से गए लगभग 6 महीने हो गए थे। उसने एक बार भी घर का रुख नहीं किया था। फोन पर भी उससे बहुत कम बात होती थी। एक दिन मैंने रवि को कॉल किया तो उसने कहा, पापा अच्छा हुआ आपका फोन आ गया, वरना मैं ही आपको कॉल करने वाला था। रवि ने फोन पर कहा, मैं फ्लाइट का टिकट भेज रहा हूँ। फ्लाइट 1-2 दिन बाद है। आप लोग तैयारी कर लो। यहाँ आपके लिए एक सरप्राइज है। आप लोग जल्दी से आ जाइए। हमने बहुत पूछा कि आखिर क्या सरप्राइज है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसी शाम कमला की बचपन की सहेली हमारे घर आई और उसने अपने बेटे के लिए रवि का रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव रखा। कमला ने बिना रवि से पूछे ही हामी भर दी और मुझसे कहा, रवि मेरा बेटा है, वह कभी मेरे फैसले को नहीं टालेगा। मैंने भी कहा, कमला एक बार रवि से तो पूछ लो। लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, वो मेरा बेटा है, मेरी बात नहीं टालेगा। 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट थी और हम फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रवि हमें लेने पहले से खड़ा था। हमने सामान कार में रखा और रवि के फ्लैट की ओर निकल पड़े। जब हम फ्लैट पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। रवि ने बेल बजाई और एक लड़की ने दरवाजा खोला। ये देखकर मैं और कमला दोनों ही चौंक गए कि यह लड़की कौन है जो रवि के घर का दरवाजा खोल रही है। जैसे ही हम अंदर गए उस लड़की ने झुककर हमारे पैर छुए। हम दोनों थोड़े हैरान थे और एक दूसरे को देखने लगे। फिर हमने सोचा कि शायद ये रवि की कोई दोस्त या दफ्तर की साथी होगी। हम अंदर जाकर बैठे तो वही लड़की हमारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। जब से हम आए थे वही लड़की सारा काम कर रही थी। तब हमने रवि से पूछा तो उसने बताया, इसका नाम रीता है और ये मेरी कंपनी की सीईओ है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमने कुछ समय साथ बिताया है। आपसे पहले ही मैंने कहा था कि एक सरप्राइज है और यही है वो सरप्राइज। रीता अब आपकी बहू है। ये सुनते ही कमला जी को सहन नहीं हुआ। वो एकदम गुस्से में आ गई और बोली,
क्या हमें कोई हक नहीं है? क्या हमने तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा नहीं किया? अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, इतना सब कुछ किया और तुमने शादी जैसा बड़ा फैसला बिना हमें बताए ही कर लिया। कम से कम एक बार बता तो देते। मैंने तो अपनी सहेली की बेटी से तुम्हारी शादी तय कर दी थी। इस पर रवि भी गुस्से में चिल्ला पड़ा। शादी तय कर दी? मतलब क्या? क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरी शादी तय कर दो? और फिर ये मेरी जिंदगी है। मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे किसके साथ जिंदगी बितानी है और किसके साथ नहीं। इस बात पर माँ बेटे के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कमला तो वहां एक पल भी रुकने को तैयार नहीं थी। मैंने किसी तरह कमला को समझाया कि अब क्या किया जा सकता है। रवि हमारा इकलौता बेटा है। हमें उसकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। और ठीक है, तू अपनी सहेली को किसी बहाने से मना कर दे, नहीं तो मैं खुद बात कर लूंगा। किसी तरह से कमला मान गई। जब रवि का गुस्सा भी ठंडा हुआ तो वह खुद कमला के पास आया और बोला, माँ, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे गुस्से में आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रवि को गले से लगा लिया और दोनों माँ बेटा गलतफहमियों भूलकर एक दूसरे से लिपट गए। उधर हमने भी रीता को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि रीता ने रवि से शादी करते वक्त क्या सोचा था। उसके मन में कुछ और ही था, जो धीरे धीरे सामने आने लगा। अभी हमें वहां रहते हुए 2-4 दिन ही हुए थे और शुरुआती कुछ दिन ही बहू ने हमारी बहुत सेवा की, जिससे कमला बहुत खुश रहने लगी थी। रीता की बातों और व्यवहार से ऐसा लगने लगा था कि वह सच में अच्छी बहू है। लेकिन जब 10-12 दिन बीत गए तो रीता का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह हर काम में लापरवाही बरतने लगी थी। और तो और, अब वह साड़ी की जगह ऐसे कपड़े पहनकर घर में घूमती थी जो मुझे और कमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, लेकिन मन में के भीतर कुछ बेचैनी सी महसूस होने लगी। तब हमने रवि से कह दिया कि बेटा, अब हमारे लौटने का वक्त हो गया है, हमारे टिकट बुक करवा दो। पहले तो रवि तैयार नहीं हुआ और बार बार मना करता रहा, लेकिन जब हमने जोर दिया तो वह मान गया और हमारी फ्लाइट बुक कर दी। कुछ ही घंटों बाद हम अपने शहर पहुंच गए, लेकिन कमला के मन में रवि की शादी और बहू के बर्ताव को लेकर घुटन सी बनी हुई थी। वो खुलकर कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक दिन मैं शाम को अपनी मेडिकल की दुकान बंद करके खाना खाकर सो रहा था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। किसी अनजान नंबर से कॉल आया और आवाज आई, आपकी मेडिकल की दुकान में आग लग गई है। मेरी तो जमीन खिसक गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि दुकान में आग कैसे लग गई। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि पूरी दुकान जलकर खाक हो चुकी थी। दवाइयाँ, फर्नीचर, कागज सब राख हो चुका था। मैं भीतर से बुरी तरह टूट चुका था। सुबह होते ही मैंने रवि को फोन किया और पूरा हादसा बताया, तो उसने मुझे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं पाता पापा, अब मैं और आपकी बहू इतना कमा लेते हैं कि अब आपको कमाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे कहने ही वाला था कि दुकान बेच दो। अब आप ज्यादा सोचो मत, आराम करो। जो भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। अब हर महीने रवि खर्च के लिए हमें पैसे भेजने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे रवि पैसे 2-2 महीने में भेजने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। अब हमारी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। कमला की तबीयत भी गिरने लगी और हम खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर होने लगे। तो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह भी खत्म हो चुकी थी। मजबूरी में मैंने इधर उधर छोटे मोटे काम ढूंढना शुरू किया ताकि 2 वक्त की रोटी इंतजाम हो सके। मैं काम की तलाश में दर दर भटक रहा था। हर जगह गया, लेकिन कोई भी मुझे काम देने को तैयार नहीं था। कोई कहता उम्र हो गई है, कोई कहता तंदुरुस्ती नहीं है और कोई साफ मना कर देता।
दिन दिन भर भटकने के बाद भी जब खाली हाथ घर लौटता तो मन में एक टिस सी उठती कि क्या अब हमारा जीना भी किसी पर बोझ बन गया है। एक दिन कमला की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं घबरा गया और उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट करवाने होंगे जिसमें करीब 1,000 रुपए खर्च आएगा। मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं थे। सोचने लगा कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं। मजबूरी में मैंने रवि को फोन मिलाया, लेकिन फोन उसकी बीवी रीता ने उठाया। मैं समझा रवि है, इसलिए बिना देखे सुने सब कुछ बता डाला। कमला की हालत बहुत खराब है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। इतने में रीता ने गुस्से में जवाब दिया, अगर बीमार है तो हम क्या करें? हमने कोई चैरिटी की दुकान नहीं खोल रखी है, और जितना भी आपने रवि पर खर्च किया था वो हम पिछले 2 सालों में चुका चुके हैं। अब हमारे पास दुनिया पर खर्च करने के लिए कोई फालतू पैसा नहीं है। आपकी बीवी है, आप जानो और आप उसका इलाज करवाओ। रवि पर अब कोई कंट्रोल नहीं है आपका, कि आपको इलाज करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। भाई साहब, आगे चलकर हमारे भी बच्चे होंगे, हमें भी अपना भविष्य देखना है। यह सब कुछ आप दोनों पर ही लुटा देंगे। इतने पैसे हर महीने बेचते थे, क्या उतना भी काफी नहीं था आपके लिए? हजार हजार रुपए हर महीने बेचते जाते थे, वही बचा कर रख लेते। अब उसी से इलाज करवाओ। और हाँ, आज के बाद मुझे फोन मत करना, और रवि को भी गलती से फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर उसने फोन झटके से काट दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उधर डॉक्टर ने दवाइयां दी जिससे कमला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक बीमारी का सही पता नहीं चलेगा, और अगर टेस्ट नहीं कराए गए तो आगे कुछ भी हो सकता है। अब एक और हमारे पास खाने को नहीं था, और दूसरी ओर कमला का इलाज भी बहुत जरूरी था। मैं रोज सुबह काम की तलाश में निकलता और हर शाम खाली हाथ टूटा मन लेकर लौट आता। 4 दिन इसी तरह बीत गए। फिर मैंने एक आढ़ती से बात की और गेहूं की बोरियां पीठ पर ढोने और उतारने का काम पकड़ लिया। दिन भर कमर तोड़ मेहनत करता और शाम को 50 रुपए मिलते। वही 50 रुपए मेरे लिए जैसे अमृत बन जाते। कम से कम 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो जाता। उस दिन से मैं यही काम कर रहा था। कमला कई बार पूछती कि कहाँ काम करते हो, लेकिन मैंने कभी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसने जान लिया कि मैं बोरी ढो रहा हूँ तो वह अंदर से और टूट जाएगी। पहले ही इतनी बीमार है, ऊपर से उसे और दुख देना मुझे गवारा नहीं था। आज शाम जब मैं काम से लौटा और अंदर गया तो देखा कि कमला बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से कमला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने वही बात कही जो पहले कह चुका था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। एक बार टेस्ट हो जाए तब हम जान बचाएंगे कि अब कौन सी बीमारी है। अब मेरे पास पैसे नहीं थे जिनसे मैं इलाज का इंतजाम कर सकूं। हमारे पास केवल वही घर था जिनमें हम दोनों रहते थे। मैंने घर को देखा और उसे बेच दिया, क्योंकि अगर हम कमला और मैं साथ रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर मैंने वह घर बेच दिया। घर जल्दी में बेचा था, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा नहीं मिली। जो भी पैसे मिले उन्हें लेकर मैं अस्पताल गया। अस्पताल जाकर मैंने डॉक्टर को पैसे दिए और डॉक्टर ने कमला का इलाज करना शुरू कर दिया। इलाज के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे अंतिम स्टेज पर ब्लड कैंसर है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने जो भी पैसे थे सब खर्च कर दिए, और 4 से 5 महीने तक इलाज करवाने के बाद कमला मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब मैंने सोचा कि शायद मुझे अपने बेटे रवि को बुलाना चाहिए और उसे अपनी पत्नी की मौत के बारे में बताने के लिए फोन किया। लेकिन इस बार भी मेरी बहू ने फोन उठाया। जब मैंने उसे सब बताया तो उसने मुझे जवाब दिया, ठीक है, अगर वह मर गई तो हमें क्या करना चाहिए? एक दिन सभी को इस दुनिया को छोड़ना होता है, और तुम्हारी बीवी मर गई तो हमें क्यों बता रहे हो? जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो।
कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि छोटी-छोटी बातों के लिए हमें तंग मत करो, लेकिन तुम सुधरते नहीं हो। तुम यहाँ बस सब कुछ देखते रहते हो। मैंने तुम्हें फ़ोन पर बहुत अपमानित किया, फिर भी तुम फ़ोन करते हो। मेरी बहू की इतनी बातें सुनकर मैंने कहा, लेकिन बहू, कम से कम मुझे रवि से एक बात करने दो। तब उसने कहा, रवि यहाँ नहीं है, वह कहीं बाहर गया है और फ़ोन यहाँ छोड़ गया। कुल मिलाकर मैं रवि से बात नहीं कर सका और आंसुओं के साथ किसी तरह मैंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं अकेला था और ऊपर से घर में जो थोड़ी बहुत चीजें थी, उन्हें उन्होंने बाहर फेंक दिया था। अब मैं उन चीजों के साथ कहाँ जाऊं? तो मैंने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि उन चीजों को उसी घर में रख लें। मैंने अपने माता-पिता की एक तस्वीर उठाई और वहां से चला गया, क्योंकि अब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, ना पैसे थे। किसी तरह मैं सड़कों पर भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और जब मैं सड़क के किनारे बैठा था, ठंड के मारे कांप रहा था, तभी एक लड़का जिसकी उम्र शायद रवि के बराबर रही होगी, मेरे पास आया। उसने मुझे छुआ और पाया कि मुझे बहुत तेज बुखार था। उसने मुझे अपने घर ले गए जाया। घर ले जाने के बाद उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और एक इंजेक्शन भी लगवाया। मैं पुरानी फटी और गीली कपड़े में था। उसने मुझे नए कपड़े पहनने के लिए दिए। शाम को जब बुखार थोड़ा कम हो गया, तो मैंने उससे कहा कि अब मुझे वहां से जाना चाहिए। लेकिन उसने मुझे रोका और कहा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? आपका घर कहाँ है? आप मुझे बताइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। जब उसने मुझसे यह पूछा, तो मेरी आंखों में आंसू थे और उसे यह समझ में आ गया कि अब मेरे पास कुछ भी खोने या पाने के लिए नहीं बचा है। उसने मुझे रोक लिया और कहा, बाबा, अगर आप बुरा न माने, तो क्या आप मेरे घर में रह सकते हैं? वैसे भी अब मेरे पास कोई नहीं था। मैं पूरी तरह अकेला था। मैं पेशे से एक डॉक्टर था और उसने मुझसे इतने प्यार से कहा, मैं वादा करता हूँ कि इस घर में आपको कोई किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। कि अगर मैं चाहता कि भी तो वहां से नहीं जा सकता था और कहाँ जाता। इसी वजह से मैं कहीं नहीं जा सका और धीरे धीरे मैं समर्थन के साथ रहने लगा। हाँ, उस लड़के का नाम समर्थ था। मैंने अपने माता पिता की तस्वीर को अपने कमरे में रखा था। एक दिन जब मैं बैठकर सोच रहा था, तो मन में यह ख्याल आया कि मैंने अपने पिछले जीवन में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी समर्थ मेरे जीवन में आया। समर्थ भी अस्पताल में काम करता था। सुबह वह मेरे लिए नाश्ता बनाता और मुझे खिलाता। मुझे हर छोटी बात का ध्यान रखता था। यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी मुझसे इतना ध्यान नहीं रखता था। एक दिन जब शाम को समर्थ के घर आने का वक्त हुआ, तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं चाय बनाकर रखूं और हम दोनों पिता पुत्र साथ बैठकर चाय पीते हैं। हाँ, समर्थ अब मेरे लिए बेटे जैसा हो गया था। शाम को जब समर्थ की कार आई, तो मैंने दरवाजा खोला और बाहर दौड़कर गया। लेकिन क्या था ये? दो आदमी उसे पकड़ कर ला रहे थे और वह कई जगह से पट्टी बंधा हुआ था। यह देखकर मैं बहुत डर गया। फिर लोगों ने बताया कि समर्थ का एक बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। भगवान की कृपा थी कि वह बच गया था। समर्थ को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं भगवान से लड़ना चाहूं। मैंने समर्थ को हिम्मत दी और उसे उसके कमरे में लिटा दिया। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। अब अब समर्थ भी चलने के काबिल नहीं रहा था। लगभग 2 दिन महीने बाद जब समर्थ ठीक होकर अस्पताल लौटा, तो पता चला कि उसे इतनी लंबी छुट्टी पर रहने की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। जब समर्थ घर आया, तो वह बहुत दुखी था। मैंने उसे हिम्मत दी और समझाया, कोई बात नहीं बेटा, जब तक हम दोनों एक साथ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तुम बस चिंता मत करो। और फिर हम दोनों ने मिलकर सब कुछ करेंगे। इसके बाद रात का खाना खाने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए।
उस दिन मैं गहरी सोच में डूबा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। क्यों भगवान मुझे थोड़ा-सा सुख मिलने से पहले दुःख दे देता है। अचानक बाहर एक बहुत तेज आंधी चलने लगी और क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की खुली थी, हवा सीधे मेरे कमरे में आ रही थी। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठ ही रहा था कि अचानक मेरे माता-पिता की फोटो हवा से गिरकर टूट गई। इससे मुझे बहुत दुःख हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने फोटो को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो क्या था ये? फोटो टूटने के बाद उसमें एक छोटे कपड़े में बंधा हुआ कुछ बाहर आया। जब मैंने उस कपड़े को खोला, तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस कपड़े में 2 छोटे चमचमाते हुए हीरे थे, जो ज़रूर बहुत कीमती होंगे। मैंने समर्थ को बुलाया और उसे वह हीरे दे दिए और कहा, बेटा, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, भगवान ने हमारे लिए किसी न किसी तरह का रास्ता निकाला है। उसने कहा, लेकिन पिताजी, ये हीरे आपके पास कैसे आए? तब मैंने उसे बताया, समर्थ, मुझे भी नहीं पता। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि यह फोटो जो मैं अपने साथ लेकर चल रहा था, उसमें कुछ नहीं था। इसमें इतनी कीमती चीजें छिपी हुई थी। अगर यह आज नहीं गिरती तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि इसमें क्या छुपा हुआ है। जब समर्थ ने उन हीरो की कीमत इंटरनेट पर चेक की, तो पता चला कि उन दोनों हीरो की कीमत 10 करोड़ रुपए थी। अब हमने उनमें से एक हीरा बेचा और मिलकर एक अच्छा जमीन खरीदी और एक अस्पताल बना लिया। क्योंकि समर्थ को सब कुछ पता था, उसने अच्छे डॉक्टरों को भर्ती किया और आज यह अस्पताल सिर्फ समर्थ की मेहनत की वजह से इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। मैंने अपनी पत्नी को पैसों की कमी के कारण खो दिया था और इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी दो लोगों को पैसों की वजह से अलग हो जाए। और उसी दिन जब वह महिला वहां पहुंची, तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू रीता थी। लेकिन सर, उन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? फिर भी आपने अस्पताल में रवि को सब कुछ मुफ्त में दिया। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, एक पिता हमेशा पिता ही होता है, चाहे बच्चा कितना भी बेकार क्या न हो जाए। मैंने उसे मरने के बाद के लिए नहीं छोड़ा दिया और फिर अब मुझे उस पर कोई एहसास नहीं है, मुझे उस पर कोई सहानुभूति नहीं है। मैंने उसे एक अजनबी की तरह इलाज दिया, जैसा कि मैं पहले किया करता था। और मैं चाहता हूँ कि एक बार रवि ठीक हो जाए, तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपनी माँ की अंतिम घड़ी में भी उसे देखने का समय नहीं मिला। जो कुछ भी कमल किशोर जी ने मुझे बताया, मैं उसकी कहानी सुनकर दंग रह गया। उनके जीवन में इतनी चढ़ाई उतार थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बहुत साहस के साथ सामना किया और देखिए, आज वह इस मुकाम पर थे। खैर, अब हम दोनों उठे और अस्पताल की ओर बढ़ने लगे। आज मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन फिर भी मैं कमल किशोर जी से ज्यादा रवि के होश में आने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार मैं भी जानना चाहता था कि एक बेटा ऐसा कैसे बन सकता है। और वह भी दिन भी आ गया। डॉक्टरों की निगरानी में लगभग 15 दिन रहने और इतनी विशेष देखभाल के बाद रवि होश में आ गया। जब रवि होश में आया, तो उसने खुद को अस्पताल में पाया और डॉक्टरों को अपने पास पाया। वह यह देखकर बहुत खुश हुआ कि वह सुरक्षित और स्वस्थ था और डॉक्टरों का धन्यवाद करते हुए वह हाथ जोड़कर उनके पास गया। फिर डॉक्टरों ने उसे बताया कि हमने तो कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है वह इस अस्पताल के मालिक द्वारा किया गया है। अगर आपको धन्यवाद करना है, तो आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जैसे ही रवि ने यह सुना, वह उठकर अस्पताल के मालिक के पास गया और जैसे ही उसने चेहरा उनका चेहरा देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, पिताजी, आप यहाँ कैसे? और आपकी माँ कहाँ है? हंसते हुए किशोरी लाल जी ने कहा, माँ, किस माँ को याद कर रहे हो अब? माँ, वह तो भगवान के पास बहुत पहले चली गई और मैंने तुम्हें भी बुलाया था। नहीं, अब
तुम्हारे जन्म पर इतने खुश थे कि आज तुम्हारे पास बेटा है। कैसे पता होता कि तुम एक बुरा बेटा बनोगे और बेटा नहीं रहोगे। तुम्हारी माँ ने बीमारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी और तुम तो उसकी लाश को भी आखिरी वक्त में देखने नहीं आए। रवि ने हैरान होकर कहा, पिताजी, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ हुआ है। फिर आपने यह कैसे समझा कि मैं माँ को आखिरी समय में देखने नहीं आऊंगा? बल्कि मैं तो उस जगह भी गया था जहां आप विदेश से लौटने के बाद रहते थे। लेकिन वहां पहुंचने पर मुझे पता चला कि आप उस घर को छोड़ चुके थे और किसी को आपके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किशोरी लाल जी ने कहा, तो तुम समझ नहीं पाए बेटा। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेजता था, लेकिन हमें केवल 2-4 महीने तक पैसे मिले। उसके बाद कोई पैसे नहीं आए। मैंने अपनी बहू को बुलाया और पूछा, क्या तुमने रीता को बताया था? तो वह हैरान होकर कहने लगी कि तुमने बताया था या नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया कि तुमने मुझसे संपर्क नहीं किया था और वह कह रही थी कि वह खुद तुम्हें पैसे भेजेगी। अब कमल किशोरी जी और रवि जी को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब रीता ने किया था। अब रवि गुस्से में भरकर कमल किशोरी जी के दफ्तर से बाहर निकला और रीता के पास पहुंचा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने रीता को 2-4 बार थप्पड़ मारे और उसका हाथ पकड़कर उसे कमल किशोरी जी के पास ले आया, उनके पैरों में फेंक दिया। फिर रीता बोली, क्या हुआ रवि? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो? मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए कितना कुछ किया, कितने लोगों के पैर नहीं छुए, और अब तुम ठीक हो गए हो तो तुम मुझे ऐसे बर्ताव कर रहे हो। रवि ने गुस्से में कहा, तुमने क्या किया है? क्या तुम सच में नहीं जानती कि तुमने क्या किया है? तुम चालाक औरत, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पिता की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें दर दर भटकना पड़ा। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने उनका साथ दिया और आज वह इस मुकाम पर खड़े हैं। पिता ने मेरी माँ के मरने के बाद मेरे नंबर पर कॉल किया था, और क्या उन्होंने तुमसे बात करने की थी या नहीं? बताओ। गुस्से में चिल्लाते हुए रवि ने कहा, सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर डरकर रीता ने रवि को पूरी सच्चाई बता दी और सच सुनकर रवि का गुस्सा और भी बढ़ गया और इस बार उसने रीता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर फेंक दिया और कहा, सावधान रहो। अगर तुमने फिर से मेरी जिंदगी में आकर अपना साया डाला तो मेरी माँ सही कह रही थी कि तुम एक बहुत ही चालाक औरत हो, और सही था, वह मुझसे लड़ा करती थी, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था। वहां से आकर रवि अपने पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। रवि ने घुटनों के बल गिरकर कमल किशोरी जी से माफी मांगी और कहा, पिताजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अंधेरे में रीता पर विश्वास किया। उसने हमेशा मुझे गलत बातें बताई और मैंने कभी भी किसी भी चीज के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। यह कहते हुए वह कमल किशोरी जी के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। दूसरी ओर इतनी हलचल और शोर शराबा सुनकर समर्थ भी वहां पहुंच गया। कमल किशोरी जी ने रवि से मुंह मोड़ते हुए कहा, तुम चाहे जितनी माफी मांगो, इससे तुम्हारे पाप कम नहीं होंगे। तुम उतने ही दोषी हो जितना वह लड़की है। तुमने सारी बातों का आरोप उस पर लगा दिया। तुम्हारे पास माता पिता थे, फिर भी तुमने हमसे कभी फोन पर बात करने की कोशिश नहीं की। रवि, तुम जब मुझे सबकी ज्यादा जरूरत थी, तब तुम मेरी नजरों से दूर हो गए थे। अगर उस समय किसी ने मेरा साथ दिया तो वह समर्थ था, मेरा बेटा। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक बेटा होने के अलावा कोई जगह नहीं है। अगर हो सके तो कभी भी मुझसे मिलने का प्रयास मत करना। यह कहते हुए कमल किशोरी जी ने समर्थ को गले से लगा लिया और वह भी जोर जोर से रोने लगे। समर्थ ने उन्हें किसी तरह संभाला, जबकि रवि अपनी गलतियों पर पछताता रहा। लेकिन कमल किशोरी जी ने उन्हें माफ नहीं किया और थक कर वह वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर कमल किशोरी जी ने एक अच्छी लड़की खोजी और समर्थ की शादी कर दी।
आज दोनों पिता बेटा पूरे परिवार के साथ खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस पर पूरी घटना से एक बड़ा संदेश मिलता है कि अगर हम किसी भी अपने परिजनों से दूर होते हैं या किसी के झूठे विश्वास में फँसते हैं, तो हमें सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी रिश्ते की असलियत और ताकत सिर्फ़ सच्चाई में ही छिपी होती है। रिश्तों की संजीदगी से समझना चाहिए और कभी भी किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार खोने के बाद चीज़ें कभी भी वापस नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल दिव्या स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम और जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।